वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रेंड्स विश्वाइस। और आपको ये पता है कि विश्वाइस आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लेके आया है आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की जो सीरीज चल रही है इन कोर्सेज से रिलेटेड, उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। बट ये वीडियो इसका पार्ट 1 है। इसके बाद इसी मैनेजमेंट के से रिलेटेड पार्ट 2 भी आएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें आज के टॉपिक्स के साथ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको विश्वाइस के चैनल का जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर वो आपको पसंद आ रहा है और आप उसे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ विश्वाइस का चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे किसी भी टॉपिक को लेके, उसका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, उसका पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट और मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरियल रोल्स। बाकी जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो बच रहा है, जो येलो पोर्शन नहीं है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑफ सिलेबस में, ठीक है, वो इसमें पार्ट 2 में होगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरियल रोल्स। लेट्स प्रोसीड। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। यूनिवर्सल मतलब सब जगह पे होता है। इट इज अ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज टर्म। बहुत पॉपुलर है, बहुत वाइडली यूज करते हैं हम उसको। All organizations, business, political, cultural or social are involved in management because it is the management which helps and directs the various efforts towards a definite purpose. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसका बेस बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, सारी मैनेजमेंट से इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका जो भी एफर्ट्स है वो टुवर्ड्स अ डेफिनेट पर्पस है। और जब हम किसी एफर्ट को किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं तो हमें उन एफर्ट्स का मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है। मैनेजमेंट इज नोन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये डेफिनेशन दी हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है, जो एग्जैक्ट हमारी वांट है कि हमारे एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, है ना, और ये देखना कि वो कैसे कर रहे हैं, उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कून्स एंड डोनल की डेफिनेशन, जो कि जिनका मानना ये है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. It is an art of creating an environment in which people can perform and individuals can cooperate towards attainment of group goals. ठीक है। अब आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी है इसका नेचर। मल्टी मतलब बहुत, डिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन्स के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को इंटीग्रेट करके मैनेजमेंट बना है, इसलिए वो क्या हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी। मैनेजमेंट इज बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी. This implies that although management has been developed as a separate discipline, it draws knowledge and concepts from various disciplines. मैनेजमेंट एक सेपरेट डिसिप्लिन है, उसकी एक डिफरेंट डिसिप्लिन है, डिफरेंट कोर्सेज हैं उसको करने के लिए, डिफरेंट स्टडी है, बट उसकी जो नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स हैं वो वेरियस डिसिप्लिन से आए हैं, जो कि हैं हमारे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, एटसेट्रा. Management integrates the ideas and concepts taken from these disciplines and present newer concepts which can be put into practice for managing the organization. तो मैनेजमेंट क्या करता है, यहाँ से सारे आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को लेके एक नया कॉन्सेप्ट बनाता है जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसके लिए, बेटरमेंट ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। फिर है डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक नेचर का, डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एंड सपोर्टेड बाय प्रैक्टिकल एविडेंसेस, मैनेजमेंट हैज फॉर्म्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स. However, these principles are flexible in nature and change with the changes in the environment in which an organization exists. तो डायनेमिक कैसे है वो प्रिंसिपल, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है ना। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो जाता है एज देयर आर चेंजेस इन द एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, कोई आइडियल लॉ नहीं है उसका, कोई आइडियल रूल नहीं है। ठीक है। वो रिलेटिव है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट उस हिसाब से प्रिंसिपल्स। ठीक है।
Management principles are relative, not absolute. They should be applied according to the need of the organization. Each organization may be different from others. क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है, टाइम से डिफरेंस हो सकता है, प्लेस से हो सकता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ये सारे छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है. इसीलिए हम सारे प्रिंसिपल्स को एब्सोल्यूट नहीं बना सकते. हम पूरा एक कोई निर्धारित वो नहीं कर सकते कि हाँ ये बना दिया तो बस अब यही चलेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इसीलिए क्या है, प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्या है, रिलेटिव है. Management, science or art. There is a controversy whether management is science or art. However, management is both a science and art. ठीक है, साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, एविडेंसेस चाहिए, कोई हाइपोथेसिस बनेगी. ठीक है, और आर्ट क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, मैनेजमेंट होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजों को मिला के मैनेजमेंट बना है. तो हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट सिर्फ साइंस है या सिर्फ आर्ट है. मे बी इट इज द कॉम्बिनेशन फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, from science also and from art also. Okay, management as profession. Management has been regarded as profession by many, while many have suggested that it has not achieved the status of a profession. कुछ लोग कहते हैं कि है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है. अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल. अभी हमने नेचर में भी पढ़ा, अब ये प्रिंसिपल भी है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो क्या हैं, यूनिवर्सल हैं. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस. ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल हैं, चाहे वो बिजनेस करती हो, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, कल्चरल से रिलेटेड हो. ठीक है, तो बिजनेस वाली तो है ही, बाकी नॉन बिजनेस वाली भी इनमें इंक्लूडेड है. दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो उनमें भी ये एप्लीकेबल है. फिर every organization must make best possible use by the use of management principles. तो जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट का बेस्ट यूज करते हैं. ठीक है, therefore they are universal or all pervasive. जैसे हमने मोटिवेशन में पढ़ा था कि मोटिवेशन इज परवेजिव, है ना, तो ऐसे ही मैनेजमेंट इज ऑल्सो परवेजिव. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एट ऑल लेवल्स. ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल. ठीक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनामिक गाइडलाइंस एंड नॉट स्टैटिक रूल्स. हमने पहले भी किया कि वो स्टैटिक नहीं है, कोई प्री डिफाइंड सेट ऑफ कंडीशंस नहीं है किसी चीज के लिए. हम उनको जिस तरह से कंडीशंस होती हैं, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस हैं, जिस तरह से जहां पे ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के सोशियो कल्चरल लोग काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनके प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है. और फिर उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि विद इन टाइम वो चेंज भी हो सकते हैं. There is sufficient room for managerial discretion, that is, they can be modified as per the requirements of the situation. Fine. Modification and improvement is a continuous phenomenon in case of principles of management. ये एक continuous phenomenon है कि modification और improvement उन principles में with the time करते जाते हैं. Next हमारे पास principle of management have a cause and effect relationship. Principles of management indicate cause and effect relationship between related variables. ठीक है, they indicate what will be the consequence or result of certain actions. Therefore, if one is known, the other can be traced. Cause and effect, अगर आपको cause पता है तो effect पता चलेगा, effect पता होगा तो उसका cause भी पता चलेगा. तो ये है उसका cause and effect relationship. Principles of management aims at influencing human behavior. क्योंकि obvious सी बात है, हम organization की बात कर रहे हैं, तो it will surely influence human behavior. ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल. ये हमने सब में पढ़ा, पर्सनालिटी में पढ़ा, परसेप्शन में पढ़ा, मोटिवेशन में पढ़ा, है ना, कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कॉम्प्लेक्स है और अनप्रिडिक्टेबल है. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर सो दैट पीपल कैन गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, Management is concerned with integrating efforts and harmonizing them towards a goal. सारे efforts को, जितने भी आप ये बोलो कि जो भी efforts किए जा रहे हैं एक particular organization में, उनको एक साथ करना और उनको harmonize करके किधर भेजना है, towards the goal. But in certain situation even these principles fail to understand human behavior. क्यों? क्योंकि human behavior is complex and unpredictable. ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम एक हाइपोथेसिस ले लें इस चीज़ की, हो सकता है कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फेल हो गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगी, फिर वो दोबारा दूसरी जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि डायनामिक होते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। इसीलिए कहा गया कि विद इन टाइम चेंज करना पड़ता है इन प्रिंसिपल्स को टू अटेन द बेस्ट आउट ऑफ देम। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक बहुत जरूरी है और कोई एक तो जरूरी नहीं है, नहीं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नो पर्टिकुलर प्रिंसिपल हैज ग्रेटर इंपॉर्टेंस दैन द अदर, कोई बड़ा या छोटा प्रिंसिपल नहीं है, एवरी प्रिंसिपल हैज द इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक, दे ऑल आर रिक्वायर्ड टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, उसका एंड पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि उसका गोल अचीव होना चाहिए, तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। The success of any management activity is assessed by its achievement of the predetermined goal or objective. Management is a purposeful activity. जब भी हम किसी चीज को मैनेजमेंट की तरफ लेके जाते हैं तो हमारा फर्स्ट जो चीज, हमारा माइंडसेट जो क्लियर होता है उस बारे में कि उसका गोल क्या है, किस गोल की तरफ जाने के लिए हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरे टाइम वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट उस गोल के डायरेक्शन में हो रहा होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है हमारा, गोल ओरिएंटेड। इट इज अ टूल विच हेल्प्स यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू फुलफिल द प्रीडिटर्मिन्ड गोल्स। ह्यूमन रिसोर्सेज भी होती हैं और फिजिकल रिसोर्सेज भी होती हैं, जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज में आपकी मशीनरी आ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ एन एंटरप्राइज इज मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, है ना। This can be achieved by employing efficient persons and making better use of scarce resources. तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप किनको, एफिशिएंट लोगों को एम्प्लॉय करिए, ठीक है, और आपके जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूज करिए, मे बी उनका बेस्ट यूज करिए, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, in an organization human beings work with non-human resources like machines, materials, financial assets, building, etc. Management integrates human efforts to use those resources, ठीक है। It brings harmony among the human, physical and financial resources. तो क्या कर रहे हैं वो, human, physical और financial resources जो हैं वो साथ में मिलके काम कर रही हैं और उन्हीं के बीच में हम एक हार्मनी मेंटेन करते हैं जिससे मैनेजमेंट ईजी हो। आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, लोग किस पे काम कर रहे हैं, लोग सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये तीनों को इंटीग्रेट करेंगे हम, तभी तो हमारा मैनेजमेंट पॉसिबल होगा। ओके, फिर है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जैसे हमने मोटिवेशन में पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसका कोई एंडिंग नहीं होता कि हाँ ये पार्ट हो गया तो अब एंड हो गया। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू सॉल्व इट। जब प्रॉब्लम हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस हो रहा है ना, हर बार हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ा है प्रॉब्लम को इवन आइडेंटिफाई करने में, हैंडल करने में, ठीक है, और उसको जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी तो प्रॉपर स्टेप्स चाहिए, है ना, सॉल्विंग के लिए भी तो प्रॉपर स्टेप्स चाहिए। तो ये सारा क्या है, ये हो तो मैनेजमेंट ही रहा है ना, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एग्जाम्पल, टारगेट ऑफ अ कंपनी इज मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो कभी कोई कंपनी ऐसा स्टॉप थोड़ी कर सकती है कि नहीं चलो अब तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करना है ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो जिस तरह से उस कंपनी का टारगेट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसीलिए उसी तरह मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड था ना, तो कभी जो हमारा गोल है वो भी तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए मैनेजमेंट भी हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। फॉर अचीविंग दिस टारगेट वेरियस पॉलिसीज हैव टू बी फ्रेम्ड, बट दिस इज नॉट द एंड। Marketing and advertising is also to be done. For this, policies have to be again framed. Hence, this is an ongoing process. Management is all pervasive. Again, pervasive means that it is present in all parts of something. है ना?
Management is required in all types of organizations, whether it is political, social, cultural, or business, because it helps and directs various efforts towards a definite purpose. Thus, clubs, hospitals, political parties, colleges, hospitals, business firms all require management. When even more than one person is engaged in working for a common goal, management is necessary. कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, है ना. हो सकता है कि कोई एक से ज्यादा की बात करे, एक या दो लोग काम कर रहे हो. इवन जब हम अपनी बात करते हैं, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, अगर हमें कुछ कोई भी पर्टिकुलर टास्क करना है जो कि गोल ओरिएंटेड है, तो हमें भी तो अपने आप को मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. Whether it is a small business firm which may be engaged in trading or a large firm like Tata Iron and Steel, management is required everywhere irrespective of size or type of activity. ठीक है, फिर आया management is a group activity. Management is very much less concerned with individuals' effort. It is more concerned with groups. This is very important. Management is a group activity. It involves the use of group effort to achieve predetermined goal of management. ठीक है, जो हमारे efforts है, जो पूरे group के efforts हैं, वो किस लिए, हम उनको किस लिए मैनेज करना है, क्योंकि हमारे पास एक predetermined goal है जिसको हमें अचीव करना है. तो इसके लिए हमें जो पूरा ग्रुप एफर्ट है उसका क्या चाहिए, उसका हमें मैनेजमेंट रखना पड़ेगा. ठीक है, फिर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. According to Henry Fayol, to manage is to forecast and plan, to organize, to command and to control. Whereas Luther Gulick has given a key word, ठीक है, POSTCORP, where P stands for planning, O for organizing, ठीक, S for staffing, D for directing, C for coordination, R for reporting and B for budgeting. This is important. ठीक है, ये आप कीवर्ड याद रखिए, पोस्ट कॉर्प, तो उससे आपको जल्दी याद होगा. ओके, लाइक द फर्स्ट ओ, इसमें बस एक ही लेटर है जो दो बार आ रहा है ना, सी है, तो ये वाला सी ओ तो एक साथ है. ठीक, जो पहला वाला ओ है वो आपका ऑर्गेनाइजिंग के लिए, बाकी आपको याद हो जाएगा कि वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. दैट इज पोस्ट कॉर्प. ओके, किसने दिया, लूथर गलिक. But the most widely accepted are functions of management given by Kuhns and O'Donnell, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो जो widely accept किया गया वो क्या था, planning, organizing, staffing, directing and controlling. प्लानिंग देखते हैं, प्लानिंग क्या क्या होता है. इट डील्स विद चॉकिंग आउट अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड गोल्स. ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, हम जो फ्यूचर की जो चीज़ों, जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, उनको इन एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये करना है, क्योंकि वो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शंस लग रहे हैं. किस लिए, क्योंकि हमने जो गोल प्री डिटर्मिन्ड गोल जो डिसाइड किया है, उनके लिए हमें वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस लग रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कून्स, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. वेरी सिंपल, क्लियर एंड क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, दैट इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस. क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. है ना, प्लानिंग जब पहले से हम डिसाइड कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है. ठीक है, कहाँ पहुंचना है हमें, तो वो क्या करता है, वो वहां के गैप को ब्रिज करता है प्लानिंग. ठीक, अ प्लान इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस. इट इज एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स. Thus, planning is a systematic thinking about ways and means for accomplishment of प्री-डिटर्मिन्ड गोल्स. ठीक है, ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट वेज एंड मीन्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री-डिटर्मिन्ड गोल्स. प्लानिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक गोल की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें पूरा ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए.
क्योंकि वो सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमें पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी ना, ताकि जब हम उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमारे इश्यूज ना अराइज होने लगे, ठीक है। तो इट इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. It is all pervasive, it is an intellectual activity and it also helps in avoiding confusion, uncertainties, risks and wastages. जब हम कोई चीज़ पहले से प्लान आउट कर रहे हैं, हम बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शंस निकाल रहे हैं उसमें से, तो उसमें क्या होगा, हमारी कंफ्यूजन नहीं आएगी आगे. अनसर्टेनिटीज मतलब अचानक से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जो हमने कभी सोची नहीं हो, ठीक. कोई रिस्क ऐसा नहीं आएगा जिसके बारे में हमने पहले से सॉर्टिंग नहीं की हो. वेस्टेज नहीं होगा हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का या सिस्टम रिसोर्सेज का, ठीक है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंगस्ट देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो क्या लेके आते हैं हम आपस में, किसको ऑर्गेनाइज करना है हमें, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है. और उनमें हम एक बहुत प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि हमारा जो अचीवमेंट ऑफ गोल्स है वो प्रॉपर हो जाए. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, to organize a business is to provide it with everything useful for its functioning, that is raw materials, tool, capital and personals. Very important to learn this, ठीक है. तो हमें क्या क्या करना होता है, जब भी हम एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए, टूल्स चाहिए, कैपिटल मतलब फाइनेंस चाहिए, पर्सनल्स मतलब एम्प्लॉयज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए हमें उसके लिए, ठीक है. To organize a business involves determining and providing human and non-human resources to the organizational structure. Organizing as a process involves क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, फिर उनको क्लासिफाई करो, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. दिस इज अ वेरी प्रॉपर स्टेप वाइज, आप कह लो पॉइंट्स गिवन टू यू दैट व्हाट इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग. पहले हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है. फिर जब हम उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, ठीक. फिर उसमें लोगों को ड्यूटीज दी जाती हैं. उन्हीं ड्यूटीज में किसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मिल जाएगा. जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मिल गया तो हर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ठीक है. और उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन करना है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स पे. दिस इज लाइक कोऑर्डिनेटिंग द managers and the subordinates and the employees like this, okay. Staffing, it is the function of managing the organization structure and keeping it manned. Staffing has assumed greater importance in the recent years due to advancement of technology, increase in size of business, complexity of human behavior etc. ये क्यों हो गया greater importance, क्यों हो गई इसकी, क्योंकि क्या हो गया है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई है, नो डाउट. इंक्रीज द साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस बहुत आगे चले गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं. और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर उतना सिंपल पहले भी नहीं था, बट आज के समय में इट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. The main purpose of staffing is to put right man on right job, that is square pegs in square holes and round pegs in round holes. Yes. So purpose क्या है staffing का, right man on right job. Okay. According to Coutts and O'Donnell, managerial function of staffing involves manning the organization structure through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed in the structure. ठीक. Staffing involves manpower planning, estimating manpower in terms of searching, choose the person and giving the right place. ठीक है, manpower की planning होनी चाहिए. सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद आप किसी पर्सन को चूज करोगे एंड देन उसको राइट प्लेस मतलब राइट टाइप ऑफ ड्यूटी दो उसको, जो उसको सूट करती है. राइट मैन ऑन द राइट जॉब. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर. ठीक है, ये सारी चीजें स्टाफिंग में थी. अब आता है हमारे पास डायरेक्टिंग में. It is a part of managerial function which actuates the organizational methods to work efficiently for achievement of organizational purposes. ठीक.
It is considered life spark of the enterprise which sets in the motion the action of people because planning, organizing and staffing are the mere preparations for doing the work. ठीक, अब हमने बहुत हो गया, प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, स्टाफिंग भी होगा, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है उसकी, किस तरह से डायरेक्ट करेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होगा, तो वो तो हमें अभी नहीं पता है. वो कहाँ से आया, डायरेक्शन से, तभी वो क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज द लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक द बैकबोन ऑफ अ प्रोसेस. Direction is that inert personal aspect of management which deals directly with influencing, guiding, supervising, motivating subordinate for the achievement of organizational goals. Directive में क्या क्या आ जाता है हमारा, influencing, guiding, supervising, motivating. ठीक, तो ये सारे terms आप directing में लिख सकते हो to make your answer look more proper and structured. Next आता है हमारा कि direction में क्या क्या elements हैं. The supervision implies overseeing the work of subordinates by their superiors. It is the act of watching and directing work and workers. Very easy. Supervision बहुत ही common term है. कौन करता है, जो superiors करते हैं अपने subordinates पे, उनको देखते हैं और उनको direct करते हैं. ठीक है. Motivation, मोटिवेशन क्या है, इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, एनकरेज करना अपने सबॉर्डिनेट्स को, है ना, कि आप बिल्कुल कर सकते हो, to achieve the goal. Positive, negative, monetary, non-monetary incentives may be used for this purpose. हमने मोटिवेशन में पढ़ा था कि हर तरह के इंडिविजुअल को एक अलग तरह से मोटिवेशन की तरफ बढ़ाना पड़ता है. ठीक है, तो बहुत सारे वेज हम ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को देके हम अपने सबऑर्डिनेट्स को, वर्कर्स को मोटिवेट रख सकते हैं ताकि वो बिल्कुल जील से और एंथुजियाज्म से काम करें अपने गोल को अचीव करने के लिए. Leadership may be defined as a process by which manager guides and influences the work of subordinate in desired direction. Leadership में एक manager होता है जो guide करता है और अपने subordinates को influence करता है towards a desired direction. Desired direction कौन सी है, goal achieve करने की. ठीक. Communication, it is a process of passing information, experience, opinion, etc. from one person to another. It is a bridge of understanding. Yes, कम्युनिकेशन क्या है, एक ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियंस एटसेट्रा वी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कंट्रोलिंग है नेक्स्ट. तो कंट्रोलिंग में क्या है, इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन इफ एनी टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities with the standards. जो predefined standards हैं उनके मतलब उनको ensure करना कि उसी के हिसाब से चीजें हो रही हैं. That is known as controlling. An efficient system of control helps to predict deviations before they actually occur. तो जो अगर आपका controlling system बहुत efficient है तो वो पहले से ही क्या करेगा, deviations को predict कर देगा before they actually occur. मतलब आपका loss कम होगा, वो पहले बता देगा कि हाँ यहाँ पे कुछ डेविएशन हो रहा है. डेविएशन मतलब जो जिस डायरेक्शन में हमको जाना था उससे थोड़ा सा हट के चले गए, तो वो दैट इज नोन एज डेविएशन. ठीक है, अलग हो जाना वहां से. तो अगर एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम है तो वो बिल्कुल प्रिडिक्ट कर देगा कि यहाँ पे हम जो है डेविएट हो गए हैं अपने अचीवमेंट ऑफ गोल से. तो इसलिए जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का. ठीक है. अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन, controlling is the process of checking whether or not proper progress is being made towards the objectives and goals and acting if necessary to correct any deviation. ठीक है. According to Coons and O'Donnell, controlling is the measurement and correction of performance activities of subordinates in order to make sure that the enterprise objectives and plans desired to obtain them as being accomplished. Controlling has following elements: establishment of standard performance, okay, measurement of actual performance, comparison of actual performance with the standards and finding out deviation if any. हमें deviation कैसे पता चलेगा, जब हम compare करेंगे ना कि हमने standards क्या बनाए थे और actual में क्या हो गया, तभी तो हमें पता चलेगा कि deviation हुई या नहीं हुई. corrective action, फिर है levels of management.
The term levels of management refers to a line of demarcation between various managerial positions in an organization. The number of levels in management increases when the size of business and workforce increases and vice versa. अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो वर्कफोर्स इंक्रीज करेगी और उस हिसाब से अगर थोड़ा सा स्मॉल ट्रेड बिजनेस है तो उस हिसाब से वर्कफोर्स डिक्रीज करेगी. ठीक है, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. The level of management determines a chain of command, the amount of authority and status enjoyed by any managerial position. क्या क्या होता है उसमें? Chain of commands होती हैं और the amount of authority and status. ठीक है, which is concerned with that particular managerial position. The levels of management can be classified in three broad categories. First, top level administrative level. Middle level executive level. थर्ड इज लो लेवल सुपरवाइजरी ऑपरेटिव फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों. अब इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर. द टॉप मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड इट मैनेजेस गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर एन एंटरप्राइज. जो बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं वो क्या मैनेज करते हैं? गोल्स और पॉलिसीज को मैनेज करते हैं. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर टर्म्स हैं, गोल्स एंड पॉलिसीज को कौन मैनेज करता है? वो कौन करते हैं? टॉप लेवल के मैनेजमेंट. क्योंकि उसमें क्या है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एनी मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट डिवोट्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस. द रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. It issues necessary instructions for preparation of department budgets, procedures, schedules, etc. तो budgets का, procedures और schedules का जो मैनेजमेंट है, जो इंस्ट्रक्शंस पास हो रही है, वो कहाँ से होंगी? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से. It prepares strategic plans and policies for the enterprise. It appoints the executive for middle level, that is departmental managers. ये अपॉइंटमेंट भी करेंगे किनका? एग्जीक्यूटिव का मिडिल लेवल पे, जो कि होते हैं हमारे departmental managers. It controls and coordinates the activities of all the departments. इनके हाथ में है कि वो कंट्रोल करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज को जो कि सारे डिपार्टमेंट्स में होंगी, है ना, क्योंकि ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. It is also responsible for maintaining a contact with the outside world. It provides guidance and direction. The top management is also responsible towards the शेयर होल्डर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. तो जो शेयर होल्डर्स के साथ जो डीलिंग होगी या उनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसीज का जो फ्रेमेशन होगा वो कौन करेगा? वो करेगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. द ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कंस्टिट्यूट द मिडिल लेवल. वहां पे कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे. यहाँ पे कौन है? ब्रांच मैनेजर्स और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. They are responsible to the top management for functioning of their department. तो वो किसको आंसर करेंगे? वो अपने जो हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं वो किसको आंसरेबल है? वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में लोग हैं उनको आंसरेबल है और उनको ये बताना पड़ेगा कि उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किस तरह से फंक्शन कर रहा है. They devote more time to organizational and directional functions. वहाँ पे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो रहा था, यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल और डायरेक्शनल फंक्शंस हैं. वहाँ पे पॉलिसीज प्लान हो रही थी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग हो रही है और डायरेक्शन हो रहे हैं फंक्शंस के. In small organization there is only one layer of middle level of management, but in big or enterprise there may be senior and junior middle level management. अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकता है एक लेयर हो, बट अगर बहुत बड़ा एंटरप्राइज है ना, तो वहां पे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सीनियर और जूनियर में डिफरेंशिएशन हो सकता है. फिर their role can be emphasized as they execute the plans of the organization in accordance with the policies and directives of the top management. क्योंकि जो policies बना रहे हैं वो top level से बना रहे हैं, ठीक है, तो उन policies को execute करना उनका role है. ठीक है. They make plans for the sub units of the organization. वो किसके लिए प्लानिंग करेंगे? जो उनके सब यूनिट, जो उनके अंडर में जो चीजें आ रही है वो उनके सब यूनिट्स के थ्रू प्लान्स बनाएंगे और उनको ऑर्गेनाइज कराएंगे. They participate in employment and training of lower level management. वहां पे वो क्या रिक्रूट कर रहे थे? मैनेजर्स ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? They participate in employment and training of lower level management. ठीक है.
दे इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। वो जो पॉलिसीज ऊपर से बन के आई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस या नोटिसेस ऊपर से आए हैं, वो लोअर लेवल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यू कैन से दैट द मिडिल मैनेजमेंट जस्ट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द लोअर लेवल एंड द टॉप लेवल। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज विद इन द डिवीजन और डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट का वो होंगे या फिर जिस डिवीजन के या पर्टिकुलर जो उनका मैनेजरियल रोल होगा जिस भी यूनिट के लिए, तो वहां पे वो रिस्पॉन्सिबल है कि वहां की सारी एक्टिविटीज बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए। It also sends important reports and other important data to top level management. They evaluate performance of junior managers, क्योंकि junior managers उनके अंडर में हैं तो वो उसको evaluate करेंगे। जो middle level के managers हैं उनकी performance top level वाले evaluate करेंगे। ठीक है, और ये middle level वाले किसकी करेंगे? ये junior managers की evaluate करेंगे। They are also responsible for inspiring lower level managers towards बेटर परफॉर्मेंस। अभी हमने बात की थी ना कि वो मोटिवेट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना, टू हेल्प देयर सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद ज़ील एंड एंथुसियाज्म टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। तो यहाँ पे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स को इंस्पायर करेंगे कि आप बिल्कुल बेटर परफॉर्मेंस दो अपनी। नेक्स्ट आता है हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Lower level is also known as supervisory operative level of management. It consists of supervisors, foremen, section officers, superintendent, etc. According to R.C. Davis, supervisory management refers to those executives whose work has to be largely with personal oversight and direction of operative employees. In other words, they are concerned with direction and controlling function of management. They are also concerned with the direction and controlling function of management. Their activities include assigning of jobs and tasks to various workers. They guide and instruct workers for day-to-day activities. ठीक? They are responsible for the quality as well as quantity of the production. They are also entrusted with the responsibility of maintaining good relation in the organization. They communicate workers' problems, suggestions and recommendatory appeals etc. to the higher level and higher level goals and objectives to the workers. दोनों तरफ का communication वो कर रहे हैं, ठीक? They help to solve the grievances of the workers. They supervise and guide the subordinates. They are responsible for providing training to the workers. They arrange necessarily materials, machines, tools, etc. for getting the things done. They prepare periodical reports about the performance of the workers. They ensure discipline in the enterprise. They motivate workers. Okay, so there are a lot of roles and responsibility towards the lower level of management. जो low level management में लोग हैं, supervisory, operative, superintendents, उनके बहुत सारे roles हैं जो कि हम देख रहे हैं. They are the image builders of the enterprise because they are in the direct contact with the workers. ठीक है, तो वो क्या है सबसे important चीज? वो image builders हैं of the enterprise because they are in direct contact with the workers. So thank you friends. ये हुआ हमारा आज के मैनेजमेंट का पार्ट 1 जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, नेचर पढ़ा, प्रिंसिपल्स पढ़े और मैनेजरियल रोल्स पढ़े. ठीक है, तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपके सामने फिर से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ्स आप ले सकते हैं. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है विशवाइज का, आपको बिल्कुल लगता है कि हम आपकी मेहनत को थोड़ा सा और इजी कर रहे हैं, आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, सपोर्टिव लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए. I wish you all a very good health till we meet next time.